हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। सबसे पहले तो आज हम यही जानेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ क्या होता है। देखिए, पहले से कुछ तीन पार्टनर्स कोई ना कोई होते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं ए का और बी का। इनका रेशो ओल्ड है 3:2, तो कोई ना कोई तो इनकी बैलेंस शीट पहले से होगी। मैं मान के चलता हूँ कि ये इनकी बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में इधर एसेट्स हैं एंड इधर लायबिलिटीज़ हैं। कुछ एसेट्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखी है मशीन, यहाँ पर लिखी है बिल्डिंग, एंड मशीन 2 लाख रुपीज़ की है और बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की है। और इधर कुछ क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपीज़। होता क्या है कि ये ए बी अपना रेशो बदल लेते हैं 1:1, यानी कि आने वाले प्रॉफिट्स अब 3:2 में नहीं बटेंगे, आने वाले प्रॉफिट्स अब 1:2 में बटेंगे, 1:1 में बटेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ये होता है कि अगर मशीन, बिल्डिंग यानी कि किसी भी एसेट में या किसी भी लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, इसमें अगर कोई बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज होता है तो फ़ायदा होगा। एसेट्स में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिससे किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक कार थी जिसकी वैल्यू पहले 5 लाख थी, पार्टनर्स का रेशो जब 3:2 था, लेकिन जब रेशो हो गया 1:1 तो उसकी वैल्यू कम हो गई, 5 लाख से 4 लाख रह गई। तो 1 लाख का नुकसान, क्योंकि अगर रेशो बदल जाने की वजह से बाद में बांटेंगे तो दोनों में आधा आधा बटेगा। जबकि अगर पहले की बात करें तो पहले हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मशीन की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, और अभी क्योंकि मशीन की वैल्यू 2 लाख नहीं रहेगी, कम हो सकती है। मैं मान के चलता हूँ कि मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होकर के 1,50,000 हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2 लाख की वैल्यू से कम हो जाने की वजह से 50,000 का नुकसान पार्टनर्स को होगा? तो अगर आने वाले टाइम में बांटेंगे उस नुकसान को 50,000 को, तो दोनों में आधा आधा बटेगा, 25,000 इसमें और 25,000 इसमें। जबकि ये बिल्डिंग की वैल्यू कब कम हुई है, यहाँ पर जब रेशो कितना था 3:2। तो अगर ये 50,000 बांटे जाएंगे तो नुकसान, अगर ये 50,000 बांटेंगे तो 30,000 इस पर आना चाहिए और 20,000 इस पर आना चाहिए। तो इसीलिए ये पार्टनर्स क्या काम करते हैं, अपने एसेट्स की वैल्यू जो बढ़ती है, कम होती है, एक अकाउंट बनाते हैं और उसको वहीं पर रीवैल्यू कर लेते हैं। नया रेशो बदलने से पहले या फिर नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले वो आपस में एक अकाउंट बनाकर उसको सेटलमेंट कर लेते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये अकाउंट वैसे ही बनता है जैसा हमने बचपन में एक अकाउंट बनाया था, जिसका नाम क्या था, P&L अकाउंट। कौन सा? P&L अकाउंट। यानी कि P&L अकाउंट का नेचर क्या होता था, नॉमिनल। वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल यानी कि डेबिट साइड में सारे खर्चे यानी कि नुकसान, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे फायदा। अब आपको करना क्या है, किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू अगर बढ़ती है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा?
फ़ायदा होगा। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक मशीन थी 10,000 रुपीज़ की और आज मार्केट में उसकी डिमांड है और वही मशीन आज मेरी बिक सकती है 15,000 की, तो क्या मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़कर 15,000 नहीं हो गई? हो गई। कितने से वैल्यू बढ़ी है? 5,000 से। तो कभी भी अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय इंक्रीज इन एसेट। ये तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो उस एसेट का नाम ही लिखेंगे। जैसे मशीन की वैल्यू बढ़ी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय मशीन और अमाउंट लिख देंगे जितने से बढ़ी है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक मोटर कार है जो कि हमने 2 लाख रुपीज़ की ली थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ से घटकर कितनी हो गई है? 1,50,000। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2 लाख से घटकर 1,50,000 हो जाती है तो हमें नुकसान हो जाता है 50,000 का, वैल्यू कम हो जाने की वजह से? ये नुकसान हुआ है एसेट की कम हो जाने की वजह से। तो आप किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू डिक्रीज इन एसेट। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे एसेट के नाम से। बट अगर उसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होता है, तो वो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। वैसे ही अगर बात करें लायबिलिटीज़ की, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है, मान लीजिए क्रेडिटर है, उनको देने थे 10,000, लेकिन 10,000 नहीं दिए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब हम पर केस वगैरह चल रहा है, तो 10,000 की जगह हमें उन्हें 12,000 भी देने पड़ सकते हैं। तो 10,000 की लायबिलिटी का अगर अमाउंट बढ़कर कितना हो गया? 12,000। कितने से बढ़ गया? 2,000 से। अगर 2,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ी है तो हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान है। नुकसान किस साइड में लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। वैसे ही अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, जैसे क्रेडिटर, उनको हम पैसे नहीं दे रहे थे 10,000 रुपीज़, वो कहते रहे भाई साहब पैसे दे दो, भाई साहब पैसे दे दो, हमने दिए ही नहीं। एक टाइम ऐसा आया, वो बोले कि भाई साहब 10,000 रुपये हैं तुम पर, आप 10 मत दो, 5 ही दे दो, बट दे दो। अब हमारी वैल्यू पहले 10,000 थी लायबिलिटी की, अब कम होकर कितनी हो गई है? 5,000। तो वैल्यू कितने से कम हो गई है? 5,000 से। तो लायबिलिटी कम होने से आपको नहीं लगता कि फ़ायदा हुआ है? एग्जैक्टली फ़ायदा हुआ। उस फायदे को मैं कहाँ लिखूँगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये लो बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों साइड टोटल करनी पड़ेंगी। मान लीजिए इधर कुछ बैलेंस बचा, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्या बोला जाता है इस बैलेंस को? इस बैलेंस को बोला जाता है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वैसे ही अगर इधर बैलेंस बचकर आया तो इसको क्या बोला जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। और ये भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ये क्या है? रिवैल्यूएशन लॉस है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कौन सा है? रिवैल्यूएशन लॉस। और डेबिट साइड में कौन सा बचा है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर बात करें हम जर्नल एंट्रीज़ की, तो जर्नल एंट्रीज़ किस प्रकार से बनेंगी ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1 लिखिए, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा हुआ है तो ये फ़ायदा कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि आप एंट्री में टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे, क्योंकि हमें हुआ है फ़ायदा, तो वो फ़ायदा कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? रीवैल्यूएशन में। डेबिट में क्या लिखेंगे? उस एसेट का नाम जिसकी वैल्यू बढ़ी है। बात समझ आ गई? दोबारा सुनिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखूं, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एक एसेट थी 1 लाख की, अब वो कम होकर उसकी वैल्यू रह गई 80,000, तो कितने से कम हो गई? 20,000 से। एग्जैक्टली। तो अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होता है कि फ़ायदा? नुकसान होता है। तो नुकसान कौन से अकाउंट में होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? आप एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट इफ द वैल्यू डिक्रीजेज। बात समझ आ रही है? थर्ड वन लिखिए आप, अगर लायबिलिटी की वैल्यू फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, फ़ायदा होता है नुकसान होता है? नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अगर नुकसान होता है तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अगर हम एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, अगर बढ़ी है तो। करेक्ट। ये ध्यान रखिए, ये साइन बढ़ने का है और ये साइन कम होने का है। एंड फोर्थ वन लिखिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी थी जिसकी वैल्यू कम हो गई, यानी पैसे ज़्यादा पे करने थे बट अब कम पे करने पड़ेंगे, तो फ़ायदा नुकसान है? फ़ायदा है। और फ़ायदा होता है तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप एंट्री में क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये देखिए, और डेबिट में क्या लिखेंगे आप? डेबिट में आप लिखेंगे लायबिलिटी। ये डिक्रीज का साइन मैंने बनाया, ये आपकी एंट्री बनेगी। अब दो एंट्री और बन सकती हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करने का पार्टनर्स कैपिटल में करना पड़ेगा, और अगर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन लॉस तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो दो एंट्री और लिख लीजिए। व्हेन रीवैल्यूएशन शोज प्रॉफिट, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करता है तो ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को। और मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाता है तो वो क्रेडिट होते हैं, यानी कि आप ओल्ड पार्टनर्स को, यानी कि आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट दिया जा रहा है। और कहाँ से दिया जा रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आपकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड अगर इसी अकाउंट में व्हेन रीवैल्यूएशन शोज लॉस, अगर लॉस ट्रांसफ़र होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये लॉस किससे रिकवर किया जाएगा? पार्टनर से, उनसे लिया जाएगा। और मैंने पहले बताया कि पार्टनर से कुछ लिया जाता है तो उनके अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो आप एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लीजिए, मैंने आपके सामने 6 एंट्रीज लिखी हैं, 6 के 6 को आप लीजिए, 6 के 6 एंट्रीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको समझ लीजिए। ये एक काम कीजिए, आप पहले ये 3 एंट्रीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, डन। और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी की 3 एंट्रीज का, डन। ओके, नाउ अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो एक बार हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम में करके आना है। देखिए, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी, मेरे साथ पढ़िएगा, ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर्स। व्हाट इज़ द रेशो? 3:2 पार्टनर्स। एंड आगे लिखा है दे चेंज दियर रेशो टू 1:1, और उन्होंने अपना रेशो बदल दिया, 1:1 कर दिया। दियर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, आपको बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में कुछ चीज़ें जैसे क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 55,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 95,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 18,000 की, फिर आपको कैपिटल्स दे रखी हैं। देन आपके एसेट साइड में कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। एंड फाइनली नीचे कुछ बातें दी गई हैं। मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ 10 एडजस्टमेंट ली हैं, और नीचे लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, अब हमको क्या करना है कि हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है प्लस जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेता हूँ आपके सामने यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इधर क्रेडिट और ये डेबिट। आपको याद है ना, मैंने अभी क्या बोला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर फ़ायदा होता है एसेट या लायबिलिटी के कुछ घटने बढ़ने से, तो फ़ायदा किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। और अगर कोई नुकसान होता है तो किस साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। वैसे ही हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखी है, लैंड इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। एप्रिशिएटेड मतलब कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। देखिए, लैंड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बैलेंस शीट में? 1 लाख। इसको बढ़ाना है 10% से। तो अगर आपको बढ़ाना है 10% से, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो कितने से बढ़ेगी लैंड की वैल्यू? 10,000 से। तो अगर लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो आपका फ़ायदा होता है नुकसान होता है? फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा किस साइड में लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन के तो इधर क्या लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में बाय लैंड। कितने से वैल्यू बढ़ी? 1 लाख का 10%, 10,000। बात समझ आ गई? चलिए, उसके बाद अगर हम इसकी एंट्री बनाना चाहें तो एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि फ़ायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 एंड 10,000। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 2 लाख। बिल्डिंग को रिवैल्यू किया गया है 2 लाख पे। ये देखिए, पहले से बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। अब कितना रिवैल्यू किया गया? 2 लाख रुपए। तो कितने से बढ़ी? पहले 150 का था, अब 2 लाख की हो गई, तो 50,000 से वैल्यू बढ़ी। और अगर वैल्यू बढ़ती है तो फ़ायदा होता है, और फ़ायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग 50,000। बाय बिल्डिंग 50,000। अब फ़ायदा हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा। डेबिट में क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर लिखा जाएगा 50,000। जितने से वैल्यू बढ़ती है कम होती है वो अमाउंट लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? देखिए, थर्ड पॉइंट लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। समझिए ध्यान से, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो लिखा हो सकता है इज टू बी रिवैल्यूड। इज टू बी रिवैल्यूड का मतलब है कि रिवैल्यू करना है, लेकिन जब लिखा जाएगा कि इज ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ओवर वैल्यू है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है, इसका मतलब कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है मतलब यह है कि कोई 10 रुपये की चीज़ को 110% पे दिखा रखा है। 10 रुपये की चीज़ को
110% पे दिखा रहा है, यानी कि 11 रुपये उसकी वैल्यू दिखा रखी है। तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 10। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 11 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही वैल्यू लाने के लिए। सही वैल्यू कितनी थी इसकी, 100%। कितनी ओवर वैल्यू है, 110। तो नीचे लिखना पड़ेगा 110 और आपका अमाउंट आ जाएगा 10। करके देख लीजिए चाहे तो आप, ये देखिए 10 रुपये वैल्यू आ गई। अब ये क्या करना है समझिए ज़रा, थर्ड पॉइंट आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%, यानी कि स्टॉक कितना है, 22,000 का। ये देखिए स्टॉक कितना है, 22,000 का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टॉक कितना है, 22,000 का। ये 10% से ओवर वैल्यू है, यानी कि 110% इसकी वैल्यू दे रखी होगी। तो आपको कितनी चाहिए, सही, हमें चाहिए सही अपनी 100। तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 100% इसकी वैल्यू है लेकिन 10% से बढ़ी हुई, यानी कि 110 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, इट बिकम्स 20,000। यानी कि आपकी सही वैल्यू कितनी है, 20,000, और बढ़ाकर कितनी कर रखी है, 22,000। यानी कितने से बढ़ा रखी है, 2,000 से। तो 2,000 स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा सही लाने के लिए, क्योंकि 22 दिखा रखी है, हमें 20 करनी है, 2,000 से कम करना पड़ेगा स्टॉक को। और स्टॉक यानी कि एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो आप किस साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पर आप लिखेंगे टू स्टॉक 2,000। बात समझ आ रही है। अगर इसकी हम एंट्री बनाएंगे तो एसेट की कम हो जाने की वजह से नुकसान होता है, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000 एंड 2,000। बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। फर्नीचर की वैल्यू 20% से कम दिखा रखी है, यानी कि हमें 100% चाहिए पूरी, तो बढ़ानी पड़ेगी। अंडर वैल्यूड है तो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए कितनी वैल्यू है फर्नीचर की, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। ये देखिए कितनी वैल्यू दे रखी है, 1,60,000। आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए 100, लेकिन आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, 20% कम दे रखी है, अंडर वैल्यूड है। तो आपको वैल्यू दे रखी है 80 की। तो जितनी दे रखी है उससे डिवाइड कीजिए, आपको जितनी चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका अमाउंट आया 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ये आपका अमाउंट आता है 2 लाख। यानी कि सही वैल्यू कितनी है, 2 लाख को कितनी दिखा रखी है, 1,60,000। यानी कि आपको 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा फर्नीचर को। फर्नीचर है क्या, हाँ, फर्नीचर को 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर फर्नीचर यानी क्योंकि एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फ़ायदा होता है। इसका मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर 40,000। डन। चलिए एक बार आगे समझ लेते हैं और क्या क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर इज़ टू बी वैल्यूड एट 10% लेस। वो कह रहे हैं कंप्यूटर की वैल्यू को 10% से कम कीजिए, 10% लेस दिखाइए। देखो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 50,000, और 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। यानी कि आपको 5,000 से इसकी वैल्यू कम करनी है। तो कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000। 5,000 से कम करेंगे तो आपका 5,000 से नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में टू कंप्यूटर 5,000। जितने से कम होती है, जितने से बढ़ती है, वो अमाउंट लिखा जाता है। एंड इस कंप्यूटर के बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको, मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन की वैल्यू भी 10% कम करो, यानी डेप्रिसिएशन लगाओ। अब मशीन की वैल्यू यानी कि एसेट कम होगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एक बार देखते हैं मशीन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। 2 लाख का 20% 40,000, यानी कि 40,000 से आपकी मशीन की वैल्यू कम होगी। अब कम होगी तो आपका नुकसान होगा। आप यहाँ पर लिखोगे टू मशीन 40,000। डन। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 7 में। 7 में लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। सारे के सारे डेटर बढ़िया हैं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब साफ है कि आपकी पुरानी वाली बैलेंस शीट में आपने डेटर लिख रखे हैं 1 लाख के, उसमें से आपने प्रोविज़न माइनस कर रखा है 10,000 का, यानी कि आपने 10,000 का प्रोविज़न बना रखा है। क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि कल को अगर डेटर से पैसा नहीं आया तो यहाँ से अपना भरपाई, अपना नुकसान को सेट ऑफ कर लेंगे।
अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि सारे डेटर बढ़िया हैं, सबसे पैसा आएगा, टेंशन मत लो, तो क्या कोई प्रोविज़न काम का है क्या? ये प्रोविज़न आपको काम का लगेगा क्या? कोई काम का नहीं है। अब ये प्रोविज़न काम का नहीं है क्योंकि प्रोविज़न एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी खत्म होगी, और लायबिलिटी खत्म होगी तो आपका फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविज़न, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविज़न कितना है 10,000 का, और आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ओके, एंड इसके आगे समझते हैं क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है रेम्यूनरेशन पेड टू ए 10,000। ए को रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दी गई है, कितनी 10,000 सैलरी दी गई है, तो आपका फ़ायदा कि नुकसान है? आपका नुकसान है। तो आप कहाँ गया भाई, तो आप इधर लिखेंगे नुकसान है आपका, तो आप लिखेंगे टू एज कैपिटल, क्योंकि आपने ये पैसा किसको दिया है? एज कैपिटल। कितना, कितनी सैलरी है भाई? 10,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000, टू एज कैपिटल में 10,000। चलिए आगे समझते हैं और क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक फॉर 5,000। इस बात का मतलब ये है कि 5,000 से आपके क्रेडिटर नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि वो 5,000 वाले क्रेडिटर पैसा मांग ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि आप टेंशन फ्री रहो, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बैलेंस शीट में ज़रा क्रेडिटर देखिए कितने हैं, 55,000। इनमें से 5,000 तो ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि रिटर्न बैक करो, राइट बैक करो, ख़त्म करो। तो 5,000 से आपके क्रेडिटर कम होंगे, लायबिलिटी कम होगी, तो फ़ायदा नुकसान? फ़ायदा 5,000 का। आई एम सॉरी, अब आपका फ़ायदा हुआ क्योंकि क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है, तो आप इस क्रेडिटर को फ़ायदे की जगह यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर। कितना बोला था रे भाई? 5,000, तो 5,000 से आपका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं एक बार। उसके बाद लिखा है लास्ट, देयर इज़ एन अनफोर्सिन लायबिलिटी फॉर 5,000। इस बात का मतलब यह है कि पहले कोई लायबिलिटी नहीं थी, एकदम से आई है, अनफोर्सिन है, नहीं है, कभी देखा नहीं ऐसी लायबिलिटी, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, नुकसान तो हो रहा है ना हमारा। लायबिलिटी पहले थी नहीं, अब बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है? 5,000 से, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, तो आपका फ़ायदा नुकसान है? नुकसान है भाई। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का पैसा पे ऑफ तो करना पड़ेगा ना। और आप डेबिट में लिखेंगे टू अनफोर्सिन लायबिलिटी। टू अनफोर्सिन लायबिलिटी, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5,000। देखिए और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। अब आप क्या काम करेंगे, आप एंट्री साथ साथ इनके चलना चाहिए था आपको। अब हम इसको टोटल करेंगे। $1,15,000 and $1,15,000 minus 2,000 minus 5,000 minus 40,000 minus 10,000 and minus 5,000, और आपका ये अमाउंट आता है 53,000। क्या ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि नहीं, यानी कि आरपी है क्या नहीं है? बिल्कुल है। इस आरपी का क्या करें, पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ए इज कैपिटल में कितना आ जाएगा 53,000 का ओल्ड रेशो इंटू 2/3। 3:2 का फॉर्मूला है, तो 53,000 इंटू 3/5 इट बिकम्स 31,800, यानी कि 31800। नेक्स्ट 53,000 इंटू 2/5
इट बिकम्स 21,200। ये लीजिए, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। अब क्योंकि आपने प्रॉफिट निकाला है तो इसकी एंट्री बनती है, एक इसकी एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, और कितना प्रॉफिट था, 53,000 इंटू 3/5, इट बिकम्स 31,800 था और इसका 21,200 था, 21,200। बस ये एंट्रीज आपको बनानी थी और आपने यहाँ तक बना ली हैं। ये लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी लीजिए, ये दोनों सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के जो मैंने आपको दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस इस पूरे क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप खुद से एक बार ट्राई कर सकें। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ली थी। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों का ही ये लीजिए और बताइए।